पाकिस्तानी, तुम खालिस्तानी। मेरे देश में उस सिख की पगड़ी का अपमान करने की कोशिश की गई जिसको भगत सिंह ने बांध करके इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। ये कौन सा गणित आप पढ़ के आए हैं कि 1000 रुपए से जो जमाखोरी हुई 2000 के नोट से उससे कम होगी, उससे तो दुगनी होगी। हम पूछना चाहते हैं कौन सी रघुकुल रीत है जिसके अंदर एक व्यक्ति ये कह सकता हो कि मैंने एक आदमी को गोली मारी और वो मार दिया? कौन सी रघुकुल रीत है जिसके अंदर ये कहता हो कि मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं? ब्रजभूषण सिंह ने अपना जितना दिमाग था उसे लगा करके देश के सामने एक ऐसी ढपली रख दी जो ना कभी बजेगी, जिससे ना कभी धुन निकलेगी। कि कानून इस बात की इजाजत तो देता है कि जिस पे आरोप लगे उसका नार्को टेस्ट हो जाए, इस बात की इजाजत नहीं देता कि जिसने आरोप लगाया उसका भी हो जाए। अगर संतों के कपड़े पहन लेना इस बात का परिचायक है कि अपराध नहीं हो सकता, तो भी आसाराम को फिर जेल से बाहर कर दें। 28 तारीख को महिलाएं पंचायत करने नए संसद के चौखट पर जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं घर का उद्घाटन मैं करूंगा। जैसा कि देश की संस्कृति दांव पे लगी है, तो हमने उस संस्कृति को बचाने के लिए घोषणा की कि हमारी महिलाएं जाएंगी। बेटियों के लिए तो हमेशा स्मृति ईरानी भी आवाज उठाती है, चूड़ियां तक भेजने का काम किया था जब बेटियों की बात आई। बेटी को बचाने के लिए जब एक मां निकलती है झूठ बोलने, इतना बड़ा दिल चाहिए। पर 15 रुपए के मेडल के बयान के बाद ये तिरंगे के सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। आंकड़ा कहता है स्विस बैंक के अंदर 2016 से 2022 के अंदर काले धन का आंकड़ा दुगना हो गया। बैंक के कितने चक्कर लगाएगा इस कारण से जो नोटबंदी हुई है? तो उन्होंने कहा 18 करोड़ चक्कर लगेंगे। कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पर शुभम मलिक को देखा होगा। ये वही शुभम मलिक है जिन्होंने अपनी बातों से एक बार चेताने का काम जरूर कर दिया है कि अगर देश के पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलता है, देश के किसान उनके साथ खड़े हैं और चूंकि किसान 13 महीने की लड़ाई लड़के जा चुके हैं, तो इस बार किसान पूरी तैयारी से आए हुए हैं और इस बार किसान किसी से डरने वाले नहीं हैं। पिछली बार जो किसान आंदोलन के दौरान कुछ गलतियां हो गई थी वो अब दोहराई नहीं जाएंगी, लेकिन अब किसानों का यह ऐलान हो चुका है कि 28 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे तब यहां से महिलाएं भी पहुंचेंगी। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? ब्रजभूषण शरण सिंह ने नार्को टेस्ट के लिए हामी भरी है, उसका क्या कुछ असर होगा? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपकी बातें सबको बड़ी पसंद आती हैं, तो एक बार फिर से इसी बात पे बात करना चाहते हैं कि नार्को टेस्ट के लिए हामी भर दी गई है, तो क्या पहलवान अब इंसाफ की लड़ाई में आगे बढ़ चुके हैं? मैम देखिए, आपको ये पूरी कहानी समझनी होगी। ब्रजभूषण सिंह ने अपना जितना दिमाग था उसे लगा करके देश के सामने एक ऐसी ढपली रख दी जो ना कभी बजेगी, जिससे ना कभी धुन निकलेगी। बात क्या है? उन्होंने कहा कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। अगर यही वाक्य खत्म कर देते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आगे लगाया उन्होंने लेकिन, और कहा कि लेकिन अगर पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का नार्को टेस्ट हो। अब सवाल दो हैं। इधर से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज 12 बजे कह दिया हम तैयार हैं। उधर से ब्रजभूषण सिंह भी कह रहा है मैं तैयार हूं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ये जानता है कि ये लेकिन वाली जो कंडीशन है कभी पूरी नहीं करने देगा कानून। क्यों? क्योंकि इस देश का कानूनी प्रावधान कहता है कि नार्को टेस्ट इस देश के कानून की मूल प्रक्रिया नहीं है। ये फोरेंसिक साइंस का जब डेवलपमेंट हुआ, साइंस बढ़ा, तो एक तकनीक है जिसका सारा कानून ने लिया। और इस तकनीक के अंदर अब तक अगर इतिहास आप उठाएंगे, नार्को टेस्ट हमेशा सिर्फ अक्यूज्ड का होता है, एप्लीकेंट का नहीं होता। लेकिन जैसे पॉस्को एक्ट भी लगा था, उस दौरान भी आपने बोला कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो इस बार तो ऐसा हो सकता है, क्या दिक्कत है उसमें? मैं वही कह रहा हूं, दिक्कत यही है मैम कि कानून इस बात की इजाजत तो देता है कि जिस पे आरोप लगे उसका नार्को टेस्ट हो जाए, इस बात की इजाजत नहीं देता कि जिसने आरोप लगाया उसका भी हो जाए। तो ब्रजभूषण सिंह को यह पता है कि कानून तो इस बात की इजाजत कभी नहीं देगा कि बजरंग पुनिया का हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले कंडीशन लगा दी कि पहले बजरंग पुनिया का कराओ, ना बजरंग पुनिया का होगा ना मेरा नंबर आएगा। एक बात आप समझ लीजिए, हम बताते हैं आगे का रास्ता। अगर ब्रजभूषण सिंह में ताकत है, तथाकथित युग पुरुष और सच्चाई का देवता है, तो सरकार ब्रजभूषण की, सियासत ब्रजभूषण की, सत्ता ब्रजभूषण की, पार्टी उसकी, सांसद वो, 24 घंटे के अंदर इस देश के कानून में बदलाव कर दो, दोनों का नार्को टेस्ट हो जाएगा। लेकिन कानून कौन बदलेगा? सत्ता। सत्ता के चीफ की सौगंध कसम कौन खा रहा है? ब्रजभूषण। मोदी जी साथ किसका दे रहे हैं? ब्रजभूषण का। तो कानून पलट दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ना कानून पलटा जाएगा ना कभी ऐसा होगा। तो ये दरअसल बहस को ड्रिल करने का तरीका है। लोगों को इतना कानून पता नहीं तो सोचा कि वाहवाही लूट ली जाए। एक बात आप समझ लीजिए, ब्रजभूषण सिंह ने पहला एक्सपेरिमेंट कहा परिवार की लड़ाई है, हरियाणा का एक परिवार है, फेल हो गई। उसके बाद कहा सिर्फ हरियाणा की लड़ाई है, फेल हो गई। कल की पंचायत में उतना हरियाणा था जितना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश था। उसके बाद कहा कि देखिए मुझे बदनाम करने की कोशिश है। जब 84 FIR नजर आई, देश को बोला कि ना इतना शरीफ तो नहीं है, बदनाम तो पहले से है, वो फेल हो गई। एक अलग फेल एक्सपेरिमेंट आज किया गया जो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि दरअसल ब्रजभूषण सिंह अपना नार्को टेस्ट नहीं कराना चाहते। वो एक पहले ऐसे आदमी का नाम ले दे रहे हैं जो कानून में प्रावधान नहीं। दूसरा बड़ा कारण मैं बताता हूं, ये बात क्यों नहीं चल पाएगी। मैडम
विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया तो इस देश में आंदोलन का चेहरा है, एप्लीकेंट नहीं है। एप्लीकेंट तो वो 7 बच्चियां हैं। तो विनेश फोगाट के साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, मैं मान लेता हूं कि विनेश फोगाट का नार्को टेस्ट हो गया, वो फेल हो या पास। इस बात से ये कैसे साबित करेगा इस देश का कानून, टेक्निकल पॉइंट बोल रहा हूं, इस देश का कानून ये कैसे साबित करेगा कि विनेश फोगाट के नार्को टेस्ट का रिजल्ट कैसे ये बात तय करेगा कि उन 7 बच्चियों के साथ अपराध नहीं हुआ। 7 बच्चियों का मामला अलग है और विनेश फोगाट का मामला अलग है। इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश के कानून को और लोगों को बहकाने की कोशिश मत करें। पहले आप ही लोगों ने नार्को टेस्ट की जिद लगाई थी। मैडम, हम तो जिद लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं वो भी तैयार, हम भी तैयार। कराएगा कौन? कानून तो इजाजत नहीं देता, तो कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तो लाओ सरकार को पकड़ के और पूछो कि जब 2 पक्ष नार्को टेस्ट को तैयार है, दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। हम तैयार हैं, हमने तो डंके की चोट पर कहा। देखिए, इन बच्चियों ने जिस अग्नि परीक्षा देने की घोषणा की थी उस पर ये कायम है, अग्नि परीक्षा देने को तैयार है, लेकिन लेगा कौन? सवाल तो यही है। इसका मतलब बहस को डिरेल करने की कोशिश है। तरीका क्या है? तरीका है एकमात्र गिरफ्तारी। कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि एक व्यक्ति जिस पर आरोप है, एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत है, वो मीडिया में बैठ करके प्रवचन दे रहा है कि मैं नार्को टेस्ट करा लूंगा, मैं सच्चाई का देवता हूं, मेरे लोग मेरे साथ हैं, मैं फलाना रैली करूंगा, मैं ढिमके ट्रैक्टर लाऊंगा। नहीं, चूंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं वो संतों की तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, अयोध्या में संत महासभा कर रहे हैं, तो वो तो अच्छे इंसान हो गए, संत के लिए लगे हुए हैं। हाँ, उन्होंने कल एक बात भी लिखी, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम पूछना चाहते हैं कौन सी रघुकुल रीत है जिसके अंदर एक व्यक्ति ये कह सकता हो कि मैंने एक आदमी को गोली मारी और वो मार दिया? कौन सी रघुकुल रीत है जिसके अंदर ये कहता हो कि मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं? शिलाजीत की रोटियां रघुकुल रीत की परिचायक नहीं हो सकती। इस तरह का आदमी जिसके अंदर संस्कार महिला से बात करने के नहीं है, जो कहता है फोटो चिपक के खिंचवाया गया कि दूरी पर खिंचवाया गया, इस तरह का व्यक्ति हमारे राम के संस्कारों के देवता का नाम ना ले। राम और हनुमान हमारे हैं और उनको आराध्या बनाने के लिए समर्पण करना पड़ता है, धर्म अपनाना पड़ता है, धर्म नहीं। तो इस तरह का व्यक्ति पहली बार तो राम की बात ना करे, राम किराए पे नहीं मिलते। जिस तरह एक बार छोड़ के हनुमान किराए पर हायर कर लिया कर्नाटक में, वो फेल हो गया। राम दिलों में बसते हैं, हनुमान दिलों में बसते हैं, तो राम की बात तो ना करें। दूसरी बड़ी बात, अगर संतों के कपड़े पहन लेना इस बात का परिचायक है कि अपराध नहीं हो सकता, तो भी आसाराम को फिर जेल से बाहर कर दें। तो फिर क्या राम रहीम को जेल से बाहर कर दें? इसका मतलब संतों की वेशभूषा कानून को नहीं डरा सकती। कानून जब अपना काम करता है, वो उम्र नहीं देखता, वो कद नहीं देखता, वो पद नहीं देखता, वो धर्म नहीं देखता, वो मजहब नहीं देखता। कानून कानून होता है। लेकिन सवाल यही कि इस चौखट पर जाकर कानून कमजोर हो गया। कानून का छप्पर सबके लिए समान हो, इसी लड़ाई को हम यहाँ खड़े होकर लड़ रहे हैं और आगे तक लड़ते रहेंगे। कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक सरकार चाहेगी। 13 महीने का सर्टिफिकेट सरकार ने हमें दिया था, उस पर लिख रखा, हम आपको दिखा देंगे ला करके, नहीं तो आप देख लेना। आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? बिल्कुल। कैसा सर्टिफिकेट है? सरकार द्वारा? सरकार द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। जब उन्होंने कहा, साइन किया हुआ है उस पे? साइन नहीं, अपने शब्दों से भी साइन किया है कि मैं माफी चाहता हूं इस देश से, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, किसान कौम अजय थी, उसे हराया नहीं जा सकता, इसीलिए दोबारा उसे विजेता घोषित कर करके मैं अपने कदमों को पीछे खींचता हूं। प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, हम लोगों को नहीं समझा पाए और मैं कानून वापस लेता हूं। यही तो हम चाह रहे थे। इसका मतलब कदम तो पीछे खींचे। शब्द बदल सकते हैं क्योंकि बड़े वक्ता हैं, बस वो शब्द तभी नहीं निकलते जब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कहे। तब वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आती है तो कह देते हैं कि देखो सवाल क्या पूछना है। बोला बताओ मोदी जी। बोला सवाल पूछना है कि आम काट कर खाते हो कि चूस कर। फिर पूछता मोदी जी कोई और भी लोक नायक है, क्या पता लोग जानना चाहते हो कि वो आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। बिल्कुल जानना चाहते हैं लोग। ये भी जानना चाहते हैं कि मोदी जी के जेब में पर्स रखने से इस देश की जीडीपी में कितने % का इजाफा होता है। जवाब दिलवाओ। कितना बड़ा सवाल था इस देश के लिए कि मोदी जी आप पर्स रखते हैं। अगर मोदी जी के जेब में पर्स रख लेने से इस देश की जीडीपी बढ़ती हो तो सरकार से हमें जवाब दिलवा दीजिए। खैर, फिर मुद्दा मेन पहलवानों का है। 23 तारीख को बड़ी खाप पंचायत थी, हमने इस देश में बड़ी घोषणा की है। 28 तारीख को महिलाएं पंचायत करने नए संसद के चौखट पर जाएंगी। यही सवाल उठ रहा है कि इस ऐलान से कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को डराने की कोशिश की जा रही है। यही सवाल का जवाब यह है कि इससे न राजनीति न डराना, यह देश के संस्कारों को बचाने की कोशिश है। क्योंकि देश के रगों में एक संस्कार दौड़ता है कि इस देश में जब भी गृह प्रवेश होता है तो पहला कदम तो रखती है नन्ही बच्ची, दूसरा कदम देश की महिला या घर की महिला लक्ष्मी बन करके रखती है उस घर में। मोदी जी कह रहे हैं घर का उद्घाटन मैं करूंगा, पुरुष तो करते ही नहीं हमारे यहाँ घर का उद्घाटन। तो हमने सोचा कि देश की संस्कृति दांव पे लगी है, तो हमने उस संस्कृति को बचाने के लिए घोषणा की कि हमारी महिलाएं गाएंगी और वो
लक्ष्मी बन करके गृह प्रवेश संसद में करेगी। पाठ का सामान भी लेके पूजा पाठ का सामान भी लेके जाएगी, लेकिन साथ में एक सवाल भी लेके जाएंगी। सत्ता, हाँ सवाल बता रहे हैं, सत्ता तैयार कर ले, 28 तारीख को सवाल भी वो साथ में लेके जाएगी। वो जाते ही गृह प्रवेश करने से पहले उसी संसद की चौखट पर, जिससे महिलाओं के विकास के लिए नीतियां बननी है, ये पूछने जाएगी कि जिस वक्त दिल्ली की चौखट पर इस देश की लक्ष्मी को, रानी लक्ष्मीबाई को और बच्चियों को न्याय ना मिल रहा हो, ऐसे माहौल में इस घर को राज तिलक कैसे कर दिया जाए, इस सवाल का जवाब पहले सत्ता को देना होगा, तब वहां गृह प्रवेश होगा। सवाल का जवाब सत्ता तैयार कर ले, सवाल हम लेकर आ रहे हैं, फैसला 28 तारीख को हो जाएगा। अच्छा, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी के भी तमाम नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के भी तमाम नेता आ रहे हैं, तमाम किसान नेता भी आ रहे हैं, तमाम उत्तर प्रदेश के लोक नेता और तमाम नेता भी आ रहे हैं। जानबूझ के इसको राजनीति मंच बनाया जा रहा है, जानबूझ के इसे सरकार को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास तो तमाम नेता हैं, आप अपना देख लो। मैडम एक बात बताइए, जिस दिन लोक कल्याण के लिए हमने नारा दिया कि राजनीतिक पार्टियां यहां आ सकती है, हमने ऐसा तो कुछ नहीं बोला था कि राजनीतिक पार्टियां माइनस बीजेपी, हमने तो नहीं बोला। हमने तो भाजपा के नेताओं को भी मना नहीं किया, हमने सम्मान किया। हरियाणा के मंत्री है, गृह मंत्री अनिल विज जी, उन्होंने कहा मैं मंत्री होते हुए, भाजपा सरकार में होते हुए बेटियों के साथ खड़ा हूं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हमने क्या उनको मना किया? एक बात आप समझ लीजिए, या तो आप बेटियों को पार्टियों में बांट दो, बेटियों के सम्मान को पार्टियों में बांट दो, ये बच्ची साक्षी मलिक जो मेडल लिख के लाई थी, इसके टुकड़े करके पार्टियों में बांट दो, और नहीं तो एक बात आप समझ लो, मेरे साथ 10 साल पीछे चलिए, इतिहास के पन्ने यहीं से पलटते हैं मैं और आप। 10 साल पहले तस्वीर उल्टी थी 2011 में, जो आज सत्ता है वो विपक्ष था और जो विपक्ष था वो सत्ता थी। 2011 में जब निर्भया के लिए भाजपा सड़कों पर निकली, क्या वो राजनीति करने निकली थी? क्या वो वोट कमाने निकली थी? अगर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट ये कह दे कि निर्भया के लिए हम सड़क पर अपनी वोट के लिए आए थे, उसके इंसाफ के लिए नहीं, तो ये जवाब उनसे ले आओ, अगला जवाब हम दे देंगे। दरअसल जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, बेटियों के लिए आएगा तो उसका सम्मान होगा। बेटी सबकी है, किसी एक राजनीतिक पार्टी की नहीं। बेटियों के लिए तो हमेशा स्मृति ईरानी भी आवाज उठाती है, चूड़ियां तक भेजने का काम किया था जब बेटियों की बात आई। यही सवाल है, स्मृति ईरानी के सामने धर्म संकट डबल हो गया, क्योंकि उनकी अपनी बेटी का मामला चला हुआ है, एक वो बार-बार का आरोप लग गया। एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गई, सोचा कि अगर दोबारा करनी पड़ गई तो उसके लिए भी तो हिम्मत बचानी चाहिएगी। बेटी को बचाने के लिए जब एक मां निकलती है झूठ बोलने, इतना बड़ा दिल चाहिए, तो इसलिए वो शायद अपनी हिम्मत को बचा रही है। उन्होंने एक बयान जारी किया, उस पर बात करना चाहता हूं। वही स्मृति ईरानी जो लोकसभा में रोहित वेमुला के मुद्दे पर 2015 और 16 में चिल्ला करके कह रही थी कि मैं एक मां हूं और मुझे ममता मत सिखाइए, उसी स्मृति ईरानी ने बयान जारी किया कि द केरला स्टोरी फिल्म को जिस भी सूबे का मुख्यमंत्री बैन करेगा, यह माना जाएगा कि वो मुख्यमंत्री यौन हिंसा के साथ है। यह बयान स्मृति ईरानी का है। हमारा भी सवाल है मैडम से, मंत्री जी से, क्यों ना यह मान लिया जाए कि यहां यौन हिंसा के मामले पर जब यह बेटी न्याय की उम्मीद कर रही है, आपकी खामोशी यौन हिंसा का समर्थन करती है। आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी इस देश को यह बताने की कोशिश कर रही है कि मेरी ममता दरअसल राजनीतिक वोट बैंक की रोटियों में कैद है। तो सवाल स्मृति ईरानी से भी है कि वो कब बोलेंगी। अच्छा, महिला नेत्री हैं इतनी बड़ी बड़ी, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे आपने बोला स्मृति ईरानी, इतनी बड़ी महिला नेत्री हैं, वो भी तो बेटियों के साथ ही खड़ी होंगी, वो भी तो बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही होंगी, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आई हैं? हमारा सवाल यही है कि आप किसी भी पद पर हो सकते हैं, किसी भी संवैधानिक पद पर हो सकते हैं, या आप अपने घर में हो सकता है महिला है, रोटी पका रही हो, आज अपनी छोटी बेटी को, या बेटी बड़ी हो या छोटी, उसकी नजर में नजर डाल करके ये जवाब जरूर पूछिएगा कि मैं बेटी के लिए क्यों नहीं बोली। अगर आज वो बेटी है, कल मेरी ही रही तो कौन बोलेगा? ये सवाल उनको पूछना होगा। और अगर ये सवाल नहीं पूछे तो हमारी महिलाएं जा रही हैं, कुछ चूड़ियां स्मृति ईरानी के लिए भी भिजवा देंगे, क्योंकि उनका चूड़ियां भेजने का चलन पुराना बताया गया है। तो ऐसी व्यवस्था इस भारत में भी हो सकती है। अच्छा, 28 तारीख को संसद भवन की में घुसने की कोशिश की जाएगी, उसके पहले कैंडल मार्च किया जाएगा, ये तमाम चीजें जो हो रही है, क्या इससे इंसाफ मिल जाएगा? मैडम देखिए, कैंडल मार्च का हम कोई प्रेशर बनाना नहीं चाह रहे हैं। कैंडल मार्च हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल इस देश को हम बताना चाहते हैं, ये बेटी सड़क पर जब निकलेगी तो ये बेटी एक मोमबत्ती के हल्के से रोशनी के छप्पर तले ये बताने इस देश को निकलेगी कि दरअसल न्याय के मामले में बच्चियों के लिए अंधकार हो चला है। इस अंधियारे को एक मोमबत्ती की कोई रोशनी क्या रोशनी में तब्दील कर चुकी है, इसी खोज के लिए हम कल सड़क पर निकलेंगे। जहां तक संसद की बात है, वो मैंने आपको बता दिया, सांस्कृतिक मूल्यों की लड़ाई लड़ने हम निकल रहे हैं, और हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, हमें गृह प्रवेश करना है। महिलाएं करती रही हैं,
है, हमारी महिलाएं जाएंगी, वो गृह प्रवेश करेंगी और एक सवाल साथ में ले जाएगी। अब पुलिस हमें कहां तक जाने देगी, ये तो पुलिस का दीन ईमान बताएगा। लेकिन एक बात तय है, हमारी सरकार से गुजारिश है, सरकार का ऐसी व्यवस्था बताई गई कि पास देती है सरकार संसद में जाने में, तो भाई हमारी महिलाओं को भी पास दे देना। ये बेचारी जाएंगी या रुकेंगी तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने तय किया है जाना। अब सरकार जो व्यवस्था से इन्हें बुला ले, व्यवस्था से बुलाए या अव्यवस्था से, सरकार की जिम्मेदारी। फिर गलती करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ये आंदोलन में बैठे पहलवान? गलती कैसी मैडम? जैसे कि किसान आंदोलन में 26 जनवरी की जो तारीख थी, उस दिन भी तमाम चीजें हुई थी जिसके वजह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। क्या एक बार फिर से उस तरीके की चीजें हो सकती हैं, घटनाएं हो सकती हैं? मैडम कोशिश की गई थी, वो असफल रही। 26 जनवरी तो बड़ा सुनहरा दिन था। 26 जनवरी इतना सुनहरा दिन था कि इस देश की मखमली, दिल्ली की मखमली सड़कों पर बड़े बड़े लाल दीवारों के अंदर से लोग खिड़कियों से निकल करके देख रहे थे कि जब किसान अपना छप्पर दिल्ली में लगाता है तो इतना सुनहरा नजर आता है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलते हुए लोग हैं, वो देख रहे थे कि ट्रैक्टर पर बैठा हुआ किसान, जिसके 10 साल पुराने ट्रैक्टर को सरकार कहती है चल ही नहीं सकता, वो दिल्ली की सड़क पर अपने देश में कैसे दौड़ता नजर आता है, उसकी हिम्मत कितनी है। इतना सुनहरा दिन वो था। और जहां तक लाल किले की बात है, जिस प्रकरण का आप जिक्र कर रहे हैं, सत्ता ने इस तरह के हथकंडे पहले भी अपनाए हैं। मैडम क्या क्या नहीं सहा हमने। आंदोलन जीवी तुम हो, तुम पाकिस्तानी, तुम खालिस्तानी। मेरे देश में उस सिख की पगड़ी का अपमान करने की कोशिश की गई जिसको भगत सिंह ने बांध करके इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। एक बात बता देते हैं, हम ये लड़ाई पगड़ी के लिए लड़ने आई है, वो पगड़ी पंजाब की हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, पगड़ियों की लड़ाई लड़ने हम आए हैं, दोबारा आएंगे। सरकार को जो हथकंडे अपनाने हैं अपना लो। हमारे पास अब ठीक डॉक्टरी हमको आ गई, तब तो हम फिर भी थोड़े से की डिग्री लेकर आए। डिग्री मिल गई 13 महीने की, हमें पता लग गया होना क्या क्या है। हमें ये भी पता है कि 5-7 किराएदार और आएंगे, पत्थर फेंकने, खाली करो जंतर मंतर, इससे डिस्टर्बेंस होता है। आए थे किसान आंदोलन में, सबकी दवाई हमारे पास है, हमने ट्रेनिंग पूरी कर रखी है, अब चिंता मत करो, सबकी व्यवस्था हम कर देंगे। अच्छा, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुछ दिन पहले ही जो बेटियों को मेडल मिला है उसकी तुलना 15 रुपए से की थी। ये भी कहा था कि सिर्फ मेडल क्यों वापस कर रहे हो, जो सुख सुविधाएं मिली हैं, जो रकम मिला है, वो क्यों नहीं वापस कर रहे हो? मैडम मेरी बात सुनिए, जिस दिन ये बच्चियां जनवरी में आई उस दिन ये लड़ाई विनेश फोगाट की थी। जब 3 महीने बाद आई तो लड़कियों की लड़ाई बन चुकी थी, पहलवानों की लड़ाई बन चुकी थी। जब आधी रात में एक लकड़ी के फोल्डिंग के टुकड़े के लिए पुलिस ने इनके साथ जांचती की, ये हिंदुस्तान की लड़ाई बन चुकी थी। और 15 रुपए के मेडल के बयान के बाद ये तिरंगे के सम्मान की लड़ाई बन चुकी है, इसलिए अब ये लड़ाई बड़ी होगी। मुझे बताइए, कल ब्रजभूषण सिंह ये भी कह देगा कि तिरंगे से मुझे क्या मतलब है, 3 रुपए मीटर का कपड़ा है। क्या तिरंगा कितने रुपए मीटर का कपड़ा है, इसलिए अपना सम्मान ओढ़े रखता है। उस तिरंगों में आजादी के लिए अपनी जान गंवाने वाले लोगों के खूनों का सवाल है, उन्होंने अपनी जान दी है। इसीलिए इस तरह का आदमी जो तिरंगे का अपमान करे, मेडल करे। एक बात और बता देता हूं, ये 15 रुपए का मेडल ही सही, एक भी हटाओ 5 रुपए का सही, इसकी पिछली 10 पीढ़ी और आने वाली 10 पीढ़ी अगर एक भी 15 रुपए का मेडल जीत के लाई हो तो सामने रखे देश के। जिस आदमी से 15 रुपए का मेडल नहीं खरीदा गया, 15 रुपए का मेडल बता रहा है, ये मेडल सूरज की तपती धूप के नीचे तपस्या करने से मिलता है। ये मेडल तपती गर्मी में माथे पर मिट्टी को ओढ़ने से मिलता है। ये मेडल पूरे देश को रिप्रेजेंट करने से मिलता है। इसके कहने से तिरंगे का और मेडल का अपमान नहीं होता। इसलिए भाई देशद्रोह का भी मुकदमा इस आदमी पर चलना चाहिए, जिस तरह देश के सम्मानित मेडल के अपमान ये व्यक्ति कर रहा है। अच्छा, नोटबंदी पर आपका क्या राय है? क्योंकि नोटबंदी जब हुई थी तो ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मास्टर स्ट्रोक था। अब नोटबंदी के बाद से 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर हो गए हैं, ये भी मास्टर स्ट्रोक है। मैडम एक बात आप समझ लीजिए, ये मामला थोड़ा सा बड़ा है, इस पर बयानबाजी ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे तो मैं बता दूंगा। इस देश में पॉलिसी को लागू होने का तरीका बदल गया। पहले मोदी जी एक पॉलिसी लेकर आएंगे, मीडिया चिल्लाएगा, भारत के उत्थान के लिए, भारत को विकास विश्व गुरु बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने एक फैसला लागू किया है, लोग उसका विरोध करेंगे। देखिए कुछ लोग किस तरह भारत की विकास के रूप में बाधा बन रहे हैं, इस यात्रा में बाधा बन रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग सदस्य हैं, ये विकास में बाधा है। फिर मोदी को समझ में आएगा, हो गलती हो गई भाई, ये तो फैसला ही गलत था, फिर वो सब वापस ले लेंगे। फिर मीडिया चिल्लाएगा, देखिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने भारत को विकास की राह पर चलाने के लिए फैसला वापस ले लिया। जब फैसला विकास के लिए लिया गया था, हटा के भी विकास के लिए हो गया, तो ये एक व्यवस्था है। अब आ जाते हैं फैक्ट पे, कुछ टेक्निकल फैक्ट की बात करते हैं। मैडम एक बात आप समझिए, सरकार कह रही है कि नोटबंदी हमने दोबारा की है। याद कीजिए 8 नवंबर 2016, उसके 3 महीने के बाद देश में राहुल गांधी ने एक सवाल प्रधानमंत्री से पूछा था। उन्होंने कहा था कि आपका तर्क यह है कि जमाखोरी बढ़ गई थी, इसलिए 500 हजार के नोट घट गए, हमने बंद कर दिए। ये कौन सा गणित आप पढ़ के आए हैं कि 1000 रुपए से जो जमाखोरी हुई 2000 के नोट से उससे कम होगी, और उससे तो दुगनी होगी,
क्योंकि पैसे की कीमत ही दुगनी हो गई। मोदी जी को समझ में नहीं आया क्या कहा। यह बात, वो आरोप आज दोबारा सच हो गया जब यह फैसला आया कि 2000 के नोट को हम वापस ले रहे हैं। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। देखिए, आरबीआई ने एक आंकड़ा जारी किया, उन्होंने कहा कि 370 करोड़ नोट 2000 के नोटबंदी के बाद छपे हैं, जिनमें उन्होंने कहा 102 करोड़ नोट नष्ट हो गए, तो वो फट गए, उन पे किसी ने कुछ लिख दिया। तो इसका मतलब इस देश में 268 करोड़ नोट मार्केट में होने चाहिए थे 2000 के। आंकड़ा यह कहता है कि जब 2000 के नोट छपे तब वो पूरी करेंसी का 50% थे नोटबंदी के समय। अब का स्टैटिक्स आरबीआई का आप उठाएंगे तो आरबीआई का स्टैटिक्स कहता है कि वो मात्र 13.8% रह गए थे टोटल करेंसी का, जिसका आंकड़ा घट के 50 से 13.8 पे आ गया। अगर 10 साल और बीत जाते तो घट के 5% रह जाते 2000 के नोट। अब सवाल सरकार ये कह रही है कि अगर 268 करोड़ मार्केट में नोट होने चाहिए थे, इसका मतलब 5,36,000 करोड़ रुपए की राशि 2000 के नोटों में होनी चाहिए थी। सरकार कह रही है कि मात्र इसमें से 54% ही मार्केट में है। सरकार का मानना है कि 1,08,000 करोड़ रुपए का पता ही नहीं वो गया कहां। सरकार मानती है काला धन बन गया होगा। अगर वो काला धन बना है, पहला सवाल सरकार से, इस सरकार के रहते कैसे लोग काला धन कमा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट और दे दूं, सरकार को बता देना, काम कर लेगी। अगर काला धन बचाना है ना, तो ये बात समझिए, आंकड़ा कहता है स्विस बैंक के अंदर 2016 से 2022 के अंदर काले धन का आंकड़ा दुगना हो गया। उस पे कार्रवाई कौन करेगा? तभी तो सर्कुलेशन से बाहर किए गए हैं। ऐसे रडार सिस्टम से भेजा गया होगा सिग्नल की बहुत ज्यादा जमाखोरी हो गई है, तभी तो सर्कुलेशन से। भी बारिश हो रही थी, रडार को पकड़ में नहीं आई बात। हम बताते हैं इसका दूसरा प्रारूप उठाइए। मैडम, आंकड़ा 500 रुपए के नोट का समझने की कोशिश आप करिए। इस देश में जब 500 रुपए का नोट नोटबंदी के समय छपा, वो मात्र 22% था टोटल करेंसी का। अब वो 73% है। और 500 रुपए के 298 करोड़ नोट आरबीआई कह रहा है जी वो फट गए या सर्कुलेशन से बाहर हो गए। इसका मतलब ये आरबीआई का ही आंकड़ा है कि 8,13,000 करोड़ रुपए 500 रुपए के नोट के रूप में कहां चले गए हमें भी नहीं पता। इसका मतलब तो भाई 8,13,000 करोड़ रुपए भी काला धन बन गया। वो तो 500 रुपए की फॉर्म में है, तो 500 भी बंद करो भाई, 500 भी बंद करो। इस देश में इंदिरा गांधी के समय का अखबार आप उठाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस में आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, उस वक्त इस देश की संसद में 3 दिन बहस चली कि 100 रुपए का नोट बंद करें या नहीं। इंदिरा गांधी ने खड़े होकर कहा कि नहीं, ये लोगों की जमा पूंजी है, इसको बंद करने से लोगों को समस्याएं आएगी। एक साउथ के पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आंकड़ा निकाला। उन्होंने कहा कि अगर प्रति व्यक्ति आदमी के चक्कर गिन लिए जाए, वो बैंक के कितने चक्कर लगाएगा इस कारण से जो नोटबंदी हुई है, तो उन्होंने कहा 18 करोड़ चक्कर लगेंगे। कैसे? उन्होंने इसका आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा किसी आदमी पे अगर 2 करोड़ नोट है, 2 करोड़ रुपए हैं, 2000 के नोट के फॉर्म में है, एक आदमी को 2 करोड़ नोट बदलने के लिए 2000 रुपए के 1000 चक्कर बैंक के लगाने पड़ेंगे। जिस व्यक्ति को यह समझ में ना आता हो कि नोटबंदी मैडम मुगल काल से उठा करके और सरीखे भारत तक चले आई है, दुनिया के किसी देश का एग्जाम्पल आप उठा लीजिए। वो कह रहे हैं, मंत्री जी सुशील मोदी जी कह रहे हैं बिहार में, बोला अमेरिका में तो $100 ही चलते हैं, 2000 का नोट क्यों चले? अरे फिर छापा क्यों था? ये बात पहले नहीं समझ में आई थी। 2000 के नोट छापने में कई सौ करोड़ इस देश के बर्बाद हो गए, उस पैसे का जिम्मेदार कौन होगा? जब आदमी के बंदर के हाथ में बंदूक आ जाए, वो बटन दबा दबा करके देखता है, लेकिन ये बंदूक का विषय नहीं है, देश का है। आपको आर्थिक नीति की समझ हो तो काम करिए, नहीं तो नहीं। मैडम, रघुराम राजन अपनी किताब में लिख रहे हैं आरबीआई का पद छोड़ने के बाद कि मुझसे जो सिफारिश मांगी गई, मैंने उसमें साफ कहा नोटबंदी मत कर देना। मनमोहन सिंह का नोटबंदी के समय राज्यसभा का स्पीच आप सुनिए। उन्होंने कहा कि इतना भयंकर झटका इस देश को लगेगा कि आपकी जीडीपी 4% के पास खड़ी हो गई और वापस आकर खड़ी हो गई थी। इसका मतलब लोगों से सलाह भी लेना नहीं चाहते हैं, कोई फैसला लागू कर दे रहे हैं। इनको यह समझ में नहीं आता कि स्विस बैंक में काला धन बढ़ रहा है, 2000 के नोट से रोक रहे हैं। हाँ, एक कारण जरूर है जिस पर सरकार काम कर रही है। इस देश में कानून लागू कर दिया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या कहता है कि चुनाव की पार्टी को जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए होगा, उसका नाम नहीं उजागर होगा वो किसने दिया। और ये आंकड़ा भी इलेक्शन कमीशन का ही कहता है कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को मिले हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा आ रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आ रहा है। अब कर्नाटक में गए साहब चुनाव हार, उन्हें लग रहा है कि 2000 का नोट बंद करने से जितनी पार्टियां हैं वो सारी कंगाल हो जाएंगी। उन्होंने 2000 के नोट में पैसा रख रखा है। एक बात ध्यान रखिए, आपको पार्टी ने नहीं हराया है, आपको जनता ने हराया है। और जनता जब किसी के खिलाफ सड़क पर निकलती है, ना 2000 का नोट सामने आता, ना 500 का, ना कोई पार्टी, ना कोई व्यक्ति। आपके खिलाफ जनता हो चुकी है। अपने कर्मों को सुधारिए। 2000 500 के नोट सुधारने से सत्ता नहीं बचेगी, ये बात हम तय कर रहे हैं यहाँ से। तो कर्नाटका का जो प्रभाव है इसका 2024 के इलेक्शन में भी दिखेगा? मैडम, असर दिखेगा। एक बात आप समझिए, सरकार जिस फैसले पर काम कर रही है, जैसे अपनी छवि गढ़ रही है,
उसका परिणाम कर्नाटक में देखने को मिला, क्योंकि कर्नाटक ने चुनाव जमीनी मुद्दों पर लड़ा। उसने ना बजरंग बली पर लड़ा, ना बजरंग दल पर लड़ा। और अगर ये देश जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा तो ये सवाल इस देश की सत्ता से होगा कि जब एनएसएसओ का आंकड़ा इस देश में कहता है कि बेरोजगारी 45 वर्ष में सबसे ज्यादा है, तो इस बात का जवाब कौन देगा? कैसे अगर आपके हाथ में सत्ता थी तो इस देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे अधिक हो गई? कैसे जब आपके हाथ में सत्ता थी तो इस देश की गौरवशाली फौज को आपने 4 साल का किराएदार कर दिया? ये तमाम सवाल इस देश में उठेंगे, और जब मुद्दों पर चुनाव होता है तो सत्ता हिसाब दे नहीं पाएगी, तो कोई बदलाव तो होगा। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो नोटबंदी से लेकर पहलवानों की बात इस वक्त हमने किया, लेकिन आपको ये बातें कैसी लगी अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ।